हरिया अपनी पत्नी माला और बूढ़ी माँ कमला के साथ रहा करता था। हरिया की ज्यादातर कमाई खेती से ही हो जाया करती थी, लेकिन हरिया बहुत ही कंजूस था। वह हर एक चीज में नाप तौल करके ही दाम लगाता। एक रोज हरिया बाजार जाता है। चलो आज बाजार आया हूँ तो माँ के लिए साड़ी, और माला ने कहा था घर का राशन खत्म है, वो लेता चलता हूँ। अरे हरिया, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो गए, वो भी बड़े दिनों बाद। अरे सेठ जी, बस मैं तो माँ के लिए साड़ी और घर का राशन लेने आया था। आप बताइए, आप किस काम से आए हैं? अरे मार्केट में दुकान लगाने वालों से वसूली करने आया था। समय पर पैसा ही नहीं देते ये लोग। और हाँ, पैसों से याद आया, तेरा पुराना कर्ज भी तो अभी बकाया है, उसका क्या? अरे सेठ जी, आप भी हद करते हैं। जल्दी आपके पैसे दे दूंगा, चिंता क्यों करते हैं आप? एक नंबर का कंजूस है ये। 1 साल हो गए, लेकिन इसने अब तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। सड़ी हुई सब्जी घर भिजवा देता है। मेरी धर्म पत्नी भी खुश हो जाती है और इसके ही गुण गाती रहती है। अच्छा तो सेठ जी, मैं चलता हूँ, खेतों में भी जाना है, थोड़ा सामान ले लूं। हरिया एक साड़ी की दुकान पर पहुंचता है। अरे साड़ी वाले भैया, साड़ी तो बड़ी अच्छी लगाई है आपने, क्या रेट है? दुकानदार भी साड़ी के रेट 500 से 1000 रुपए बताता है, और ये सुनकर हरिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, कितना महंगा है। ना ना, माँ पुरानी साड़ी पहन लेगी। वैसे भी कितने ही दिन बचे हैं माँ को, अब तो वो बूढ़ी हो रही है। इतना कहकर हरिया घर का राशन लेकर घर पहुंचता है। अब माला राशन निकालने लगती है तो वह देखती है कीड़े लगे हुए चावल, फफूंद लगी हुई दाल और चाय की पत्ती के पैकेट को चूहों ने कुतर रखा होता है। माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों में तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। अब क्या कर दिया इस नालायक कमबख्त ने। माँ जी देखिए तो आप, सड़ी हुई दाल, कीड़े लगे हुए चावल और चूहों की कतरी गई चाय की पत्ती लेकर आए हैं ये। राम राम हरिया, यह तू क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमारे घर में अकाल पड़ने वाला है। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। अरे माँ, जिस राशन की आप बात कर रही हैं वो सब मुझे मुफ्त में दिया है। अब आप मुफ्त में दी गई चीजों में भी क्वालिटी ढूंढ रही हैं। अब तू भी फ्री की चीज लेने जाएगा तो वो बेचारा भी क्या करेगा, अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएगा। मैं तो जा रहा हूँ खेत में सब्जियां तोड़नी है, और सुबह उन्हें मंडी भी ले जाना है। आप लोगों को इस राशन को साफ कर कर बनाना है तो बनाओ, वरना भूखे रहो। इतना बोलकर हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ता है। तभी माला के घर रूमा का आना होता है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। अरे क्या बात है माला, लगता है किसी ने फ्री में राशन दे दिया, उसकी साफ सफाई करने में लगी है। सारा गांव जानता है मेरे हरिया के बारे में, कितना कंजूस है वो। अब इसमें कोई पूछने वाली बात है। अरे काकी, आपके बेटे से याद आया, कल मैं खेत में उन्हें देखकर 2-4 मिर्च मांगने गई तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा तुझे मेरे बेटे राम किशन ने? कहने लगे कि अब तुम लोगों को मिर्च बांटने लगूंगा तो मंडी में लेकर क्या जाऊंगा। बताओ, 2 मिर्च की बात थी, उसमें भी इतना सुना दिया, और ऊपर से मिर्च भी नहीं दिया, और मोती के कुत्ते को मेरे पीछे छोड़ दिया, वो अलग। जब तुझे पता है तू मधुमक्खी से शहद मांगने जाएगी तो मधुमक्खी तुझे काटे बिना तो आने नहीं देगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ साथ उन्हें भी काफी दिक्कतें आने वाली हैं। उन्हें आप समझाती क्यों नहीं? तेरे सामने की बात है ना, कल ही उससे मैंने कहा था यह कंजूसी छोड़ दे। लक्ष्मी भी उसी के घर आती है जो दिल खोल कर दान पुण्य करता है। माँ जी, एक साधु बाबा आए थे और वो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ कहा था उनसे। यही कि मैं तुम्हारी तरह कपड़े पहन लूंगा
तुम मुझे दिन के कितने मिल जाया करेंगे? तो काकी, उस साधु बाबा ने क्या कहा भाई साहब से? यही कि कल से नुक्कड़ पर आ जाना, दोनों साधु बाबा बनकर भिक्षा मांगा करेंगे और शाम में आधा आधा बांट लेंगे। तभी मैं कहूँ, आज एक साधु बाबा आया था, उसकी शक्ल भाई साहब की तरह क्यों मिल रही थी? कहीं वो भाई साहब ही तो नहीं थे? अरे नहीं रूमा, वो साधु बाबा बनने के लिए कपड़े खरीदने में भी सोचेगा। तू तो जानती है वो कितना कंजूस है। हो सकता है मुझे धोखा हो गया हो। अच्छा ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। हरिया की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हरिया की कंजूसी से न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के लोग भी परेशान रहने लगे। एक रोज हरिया का दोस्त मोती हरिया के घर आता है। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है? बाहर तो आ, तुझसे काम है। अरे बेटा मोती, अंदर आजा, हरिया नहा रहा है। अब मोती जैसे ही अंदर आता है और हरिया नहाकर मोती के पास आता है, वो देखता है मोती को उसकी माँ ने चाय दे रखी है, तो हरिया उस चाय को पीने लगता है। अरे माँ, आपको कहा था चाय बना देने के लिए, ये नहीं कहा था कि मेरे हिस्से की चाय मोती को दे दो। वो चाय मेरी ही थी, तेरी चाय तो ये रही। चल कोई बात नहीं, ये चाय भी मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे सर्दी हो रही है, ये चाय मुझे पीने दे। और बता, तू यहाँ किस काम से आया है? कितना कंजूस है तू, अपने दोस्त के मुंह से निवाला छीन कर खाने वाला। ऐसा है तू कंजूस कहीं का। कल ही सेठ आया था, कह रहा था 1 साल होने को है, हरिया ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अरे माँ, जब भी वो आए ना तो कह दिया करो कि हरिया से बात कर लिया करो, वो आपको अपनी बातों में फंसाता रहता है। तो तू ही उसके घर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर लेता? देखो माँ, मैं उसे हफ्ते में 1 दिन तो सब्जियां पहुंचा ही आता हूँ। क्या वो कम है जो अब वो मुझसे पैसे भी लेगा? सब्जियां भी देख रहे हो ना कितनी महंगी हो गई है, आसमान छू रहा है सब्जियों का भाव। अब हरिया अपने दोस्त मोती के साथ इतना बोलकर घर के बाहर निकल जाता है। हरिया के जाते ही सेठ धर्मपाल कमला के घर आता है। अरे कमला बहन, लगता है हरिया आज भी घर नहीं है। आपने उसे पैसों का याद तो दिला दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अभी ही कहा है, जाते वक्त सेठ जी से मिल लेना। कमला जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। बस आप अपने लड़के को सुधार लीजिए, इतनी कंजूसी सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप रोज आकर मेरे दरवाजे पर तगदा किया कीजिए, ताकि उसे अकल आए और शर्म भी, और वह आपको आपके पैसे लौटा दे। मुझे लगता नहीं वो मेरे पैसे लौटा पाएगा, बड़ा ही बेशर्म है, और बात तो इतने प्यार से करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेठ जी, एक आपसे ही उम्मीद है कि आप मेरे लड़के को सुधार सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमला बहन, लेकिन कह नहीं सकता कि आपका कंजूस बेटा सुधरेगा या नहीं। अपने बेटे से तो कमला भी परेशान थी। अब कमला अपने बेटे को सुधारने के लिए सेठ धर्मपाल का सहारा लेती है। सेठ एक रोज अपने कुछ आदमियों को हरिया के साथ मारपीट करने के लिए भेजता है। अरे भाई लोग, कौन हो तुम लोग, और अचानक मेरे खेत में आकर मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी से पैसे निकाल, और ये सोने की अंगूठी जो तूने पहन रखी है वो भी दे। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। लगता है ऐसे मेरे हाथों पिटना ही लिखा है। देख ले, जान प्यारी है तो तेरे पास जितने पैसे हैं वो सब मेरे हवाले कर दे, और ये सोने की अंगूठी भी। हरिया को कुछ आदमी घेर कर यह सब बोल ही रहे होते हैं, तभी साजिश के तहत सेठ खेत में पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे बचाइए, ये लोग मुझसे पैसे और मेरे सोने की अंगूठी छीन रहे हैं। अरे हरिया, क्या कर रहा है? तुझे पता भी है ये किसके आदमी हैं? जंगल में जो लुटेरे रहते हैं उनके आदमी हैं। अरे जल्दी से इन्हें पैसे देते और अंगूठी भी। नहीं सेठ जी, मैं इन्हें ना तो पैसे दे सकता हूँ, ना ही ये सोने की अंगूठी। ये सभी बहुत कीमती है, बहुत।
अरे फिर तो तू भगवान को याद कर ले और भगवान को थोड़ी सी रिश्वत दे दे और बोल 5 ब्राह्मणों को फिर गांव के लोगों को खाना खिला दूंगा, ऐसा बोलकर भगवान को याद कर। हे प्रभु, अगर ये लोग मेरी जान छोड़कर चले जाएंगे और मेरा पैसा और ये कीमती अंगूठी भी नहीं लेंगे तो मैं गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। मुझे लगता है हम गलत आदमी के पास आ गए हैं। आपका नाम रामू है क्या? हम रामू को ढूंढ रहे हैं, रामू को। लेकिन सेठ जी ने तो अभी आपका नाम हरिया लिया है। अरे भाई, ये हरिया है, अच्छा वाला इंसान है, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। रामू तो दूसरे गांव में रहता है, ये तो मैं आपको उसका पता बता देता हूँ। सेठ इतना बोलता ही है कि वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं और हरिया की सांस में सांस आ जाती है। उन आदमियों के जाने के बाद हरिया सेठ से कहता है, अच्छा हुआ बला टल गई, मैं तो खामखा ही डर रहा था। देखा सेठ जी, वो लोग तो आपके कारण गए हैं। मैंने भगवान को भी कह दिया है कि गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा। अब तो हरिया तुम्हें गांव के लोगों को खाना खिलाना ही पड़ेगा। चलो मैं ही गांव के लोगों की दावत दे आता हूँ। इतना बोलकर सेठ वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़ता है और हरिया सेठ को आवाज देता ही रह जाता है। इधर सेठ सारे गांव वालों को हरिया के घर खाना है ऐसा न्योता दे आता है और हरिया इधर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वह गांव के इतने सारे लोगों को खाना खिलाकर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। माँ, माला, तुम्हें पता है ना गांव के लोगों को खाना खिलाने में कितने पैसे जाएंगे? सेठ जी ने सारे गांव वालों को न्योता भी दे दिया है। तो आपने अपनी जान बचाने के लिए भगवान से ऐसी मन्नत ही क्यों मांगी थी? अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। हरिया के मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं और रात तक वह कल के भोजन के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है। लेकिन कमला और माला रामकिशन की कंजूसी को दूर करने की तरकीब सोच चुके थे। हरिया माँ लक्ष्मी को बहुत मानता था। तभी देर रात हरिया की जब नींद खुलती है तो वह देखता है उसके सामने साक्षात माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। हरिया, अगर तुमने सुबह गांव के लोगों को बिना खिलाए लौटा दिया तो तुम्हारे पास जमा सारा धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। क्या क्या आप माँ लक्ष्मी हैं? माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं सुबह ही गांव के लोगों को खाना खिलाऊंगा और कंजूसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दरअसल माँ लक्ष्मी के भेष में माला ही रात के समय हरिया को सबक सिखाने आती है और हरिया अगले ही रोज गांव के सारे लोगों को खाना खिलाता है। हालांकि गांव के लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर अचानक हरिया को क्या हो गया है। जो वो अपने घर के लिए 1 रुपए तक नहीं निकालता था, आज वह सारे गांव वालों को एक साथ बिठाकर खाना खिला रहा है। सेठ भी इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि हरिया कुछ ही समय बाद सेठ के बकाए पैसे भी लौटा देता है। देखा कमला बहन, मेरी तरकीब काम आई ना, और मैंने आपके कंजूस बेटे को भी सुधार ही दिया। वह इतनी जल्दी भी नहीं मान रहे थे। वो तो मैंने माँ लक्ष्मी के रूप में अपने पति को दर्शन दिए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कर रहे थे वो गलत है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम तो बन गया ना अपना। रतनपुर गांव में रहने वाली गुंजन एक अनाथ और बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी में रहा करती और दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगता है और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सर्दियाँ तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सर्दियों से बचने के लिए मुझे लकड़ी का इंतजाम करना होगा। तभी गुंजन अपने पास में रखी एक पतली सी फटी चादर को ओढ़ कर सो जाती है। अगली सुबह वो गांव में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मैदानी इलाके में होने के कारण रतनपुर गांव के आसपास कोई जंगल नहीं था, जिसके कारण गुंजन को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है और पेड़ों की टहनियों को तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ से पानी लेकर जा रही मालती
उसे टोकती है। ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? काकी, मैं इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, रात के समय आग जलाने के काम आएगी। अरे हाँ, तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे इतना ऊंचा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी तो तू लकड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। काकी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अरे रे, तुझे तो जरा सलाह क्या दे दी, तू तो मुझसे ही पैसे मांगने बैठी। तू गरीब है तो मैं कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस गांव की रहने वाली गरीब ही हूँ। मालती की बात सुनकर गुंजन फिर से उछलती है, लेकिन जमीन पर आते ही उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने से बचने के लिए मालती का हाथ पकड़ती है, लेकिन अपने साथ साथ वो मालती को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे मालती का पानी का मटका भी गिरता है और दोनों गीली हो जाती हैं। जैसे तैसे दोनों खड़ी होती हैं। आए हाय, सत्यानाश हो तेरा, ठंड में मुझे गीला कर दिया, ऊपर से मेरे मटकों को तोड़कर भी नुकसान किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया काकी, वो मैं गलती से गिरी और गीली हो गई और आपको भी गिरा दिया। अरे तो क्या मेरी गलती के कारण हुआ है? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट, अनाथ कहीं की। मालती गुंजन को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन पर गिरने के कारण गुंजन के हाथ और पाँव में खरोंच आ जाती है। बेचारी आंखों में आंसू लिए खेत में काम करने चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। रात के समय वो थकी हारी ठिठुरती हुई घर आती है और अपने हाथ पैर की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होने के कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली, अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं तेज हो रही थी, जिसके कारण गुंजन कांपने लगती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। गुंजन जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए बिना कंबल चादर के ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी, आज रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की जगह दे दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के कांपती हुई बुढ़िया को देखकर गुंजन को उस पर दया आ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी सर्द रात में अकेले बाहर जाने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गुंजन उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर आती है। वो बुढ़िया इसके बाद गुंजन का पतला सा चादर जैसा कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ ही देर में गुंजन को भी नींद आ जाती है। सुबह पक्षियों के चहचहाने से गुंजन की नींद खुलती है, तो गुंजन उस बुढ़िया को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन बुढ़िया नहीं थी। अरे वो अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो चली तो नहीं गई? मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा, उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मेरे उठते ही कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। गुंजन ने इतना कहा था कि तभी जिस कंबल को उसने हाथ में पकड़ा था, उस कंबल से एक हल्की सी चमक निकलती है और गुंजन के सामने स्वादिष्ट खाने से भरी थाली आ जाती है, जिसे देखकर गुंजन हैरान हो जाती है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना सच में है या फिर भूख के कारण मुझे वहम हो रहा है? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, सच में ये खाना यहाँ पर है और ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। गुंजन अपना पेट भर खाना खाती है और जो भी वो कहती है वो चीज उसके सामने आने लगती है। तभी उसकी नजर उस कंबल पर जाती है, जो कंबल उसने उस बुढ़िया को ओढ़ने के लिए दिया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर कहती है, कहीं ये कोई जादुई कंबल तो नहीं? लेकिन आज से पहले तो इस कंबल ने ऐसा चमत्कार नहीं किया।
हो सकता है वो बुढ़िया जादुई थी और जब उसने इस कंबल को ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। गुंजन समझ जाती है कि उस बुढ़िया के जरिए ये जादुई कंबल उसके पास आया, जिसके बाद वो उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को प्रकट करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन रातों रात गुंजन के हालातों को बदलता देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस अनाथ गरीब लड़की की, जो इतना बढ़िया घर हो गया है इसका। अरे सही कह रही हो बहन, अरे इसके जितनी कृपा भगवान का भी हम पर भी कर दे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मालती अपने पड़ोसन से बातें कर रही थी कि तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति मंगलू आ जाता है। ए मालती, तू चिंता क्यों करती है? तुझे मैं ऐसा घर क्या महल बना कर दूंगा, महल। आए हाय, पीकर सड़क पर भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। मालती सुन रही है ना इसकी बातें? इसकी बातों में फंस कर ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन मेरी। ना जाने कौन सी घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। मंगलू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है। तभी मालती उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। ए मालती, तू कब से पीने लग गई? हाँ, हे भगवान, जब संभाला नहीं जाता तो इतनी पीते क्यों हो? चलो घर, वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मालती नशे में धुत अपने पति मंगलू को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं अब घर और सारी सुविधाएं हो जाने के बाद गुंजन को सर्दियों में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता। लेकिन एक रोज जब वो शाम को अपनी दुकान से सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग सर्दियों के कारण ठंड से कांप रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को सर्दी से राहत तो मिल सके। उन गरीब लोगों को ठंड में ठिठुरता देखकर गुंजन उन सबकी मदद करने के बारे में सोचती है और फिर अपने घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे वो जादुई कंबल में चमक आती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा करके अगले दिन सभी गांव वालों में बांटती है और सभी लोग उसे दुआएं देते हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर नेक काम किया है। हाँ बेटी, इस कंबल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन सभी गांव वालों में कंबल बांट देती है और घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। वो जादुई कंबल को पूरे घर में देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो उस अम्मा की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल इकट्ठा करने के चलते वो जादुई कंबल भी साधारण कंबल के साथ किसी गांव वाले के पास पहुंच गया। हाय दैया, अब क्या होगा? इधर गुंजन जादुई कंबल के न मिलने से परेशान थी, तो वहीं मालती अपने पियक्कर पति के रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये रूखा सूखा नहीं खाओगे तो मत खाओ, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ कर तुम्हारे लिए पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे पति वाला कोई काम किया है तुमने? अरे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है आज तक। ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें 2-4 खींच कर थप्पड़ लगाऊं। मालती के इतना कहते ही कंबल से हल्की चमक आती है और मंगलू को हवा में 2-4 चाटे पड़ते हैं, तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गए इन्हें? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं, मेरी जुबान काली थोड़ी है। अरे कौन पागल है? जाकर खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है।
तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी।